गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर। आइए बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के टाइप्स। आइए, कंडक्टर जो हमारे पास है वो टू टाइप्स का। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, और हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। किसे कहते हैं भाई? आइए, इसका फर्स्ट पॉइंट यानी डेफिनेशन। कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, if electric current flow through if electric current flow through the metal is called metallic conductor। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है मेटल से तो वो कहलाता है मेटेलिक कंडक्टर, यानी मेटल कंडक्ट करने का काम कर रहा है। यहां पर इफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू the electrolytic solution is called electrolytic conduction। सिंपल सी बात है, अगर मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है यानी मेटल कंडक्ट करने का काम कर रहा है तो मेटेलिक कंडक्टर, और किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है तो उसका कारण है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स जो भरे गए हैं NaCl KCl जो भी, उनसे। तो किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, और मेटल से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो मेटेलिक कंडक्टर। आइए इनके हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मेटेलिक कंडक्टर, जैसे हमने एक मेटल बनाया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ है करंट का फ्लो उसी तरफ होगा आई, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। करंट राइट साइड में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट साइड में होगा। अच्छा, कंडक्शन का काम कर रहा है, कंडक्टर का काम कर रहा है यहाँ पर, तो ओम का नियम आता है यहाँ पर। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है, आपने 10th में पढ़ा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता था। ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है यहाँ से, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी शब्द को हटाते हैं तो V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ से इस्तेमाल होता है। कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो 1/G कंडक्टेंस के बराबर होता है, और अगर कंडक्टेंस की बात करें G तो वो रेजिस्टेंस का रिवर्स होता है। ये रिलेशन हमने फिजिक्स में पढ़ा है। तो हम यहाँ पर V इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R को ना लेकर हम G लेते हैं। अगर मैं R लेता हूँ, चलिए मैं R लेके काम कर लेता हूँ, R इंटू क्या हो जाएगा तो I, लेकिन यहाँ से हमें R इज इक्वल टू निकालेंगे, R इज इक्वल टू हो जाता है तो होता है V अपॉन I। लेकिन हम यहाँ रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इस R को कंडक्टेंस के फॉर्म में यानी G के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो हमने पढ़ा कि R इज इक्वल टू 1/G, तो यहाँ से V इज इक्वल टू V/I इज इक्वल टू R है, और R इज इक्वल टू 1/G। तो हम यहाँ कंडक्टर से अगर कंडक्टेंस की बात करें तो G निकालना हो G, तो क्या करेंगे यहाँ से हम, तो G इज इक्वल टू G उस तरफ, ये उस तरफ, तो हमारे पास हो जाएगा I अपॉन V। ये कंडक्टर की बात की हम। चलिए, ये हमें कहाँ से मिला, तो ओम्स लॉ से। आइए, हमारे केमिस्ट्री में एक सॉल्यूशन से कंडक्टिविटी पास करती है, कहता है क्या कंडक्टिविटी यहाँ भी पास करे तो इसका मतलब ओम्स लॉ यहाँ भी लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। यहाँ पे एक मेटल के वायर से कनेक्टिविटी को फ्लो कराया था, अब यहाँ कहता है सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन को रखने के लिए कोई बर्तन चाहिए, तो हमने एक सेल बनाया, एक सेल, एक क्यूबिक टाइप का हमने एक सेल लिया, ये हमारा सेल है।
इसमें हमने क्या भर दिया, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर दिया। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को रखा है, यानी इलेक्ट्रोलाइट को, अगर NaCl है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कीटायन और आयन दोनों होंगे, तो हमने रख दिया एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट का फ्लो I, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव जाएगा, उधर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव की चार्ज पॉजिटिव जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आयंस मूव करेंगे। कहता है यहाँ कनेक्टिविटी का कारण है फ्री आयंस, तो जब कनेक्टिविटी फ्लो कर रहा है तो क्या यहाँ भी ओम्स लॉ आएगा, तो बिल्कुल। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कह सकते हम कि इट आल्सो फॉलोड ओम्स लॉ। और वो क्या करेगा, तो आपने पढ़ा है कि V = IR, और कंडक्टेंस के फॉर्म में लेके चलते हैं तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ से R G अपॉन क्या हो जाएगा, तो G = V/I हो जाएगा। ये हमने अभी पढ़ा, G = I/V होगा, तो यहाँ से G = क्या हो जाएगा, I/V। बातें वही होंगी, सिर्फ कंडक्टेंस को बताने के लिए हमने यहाँ ओम्स लॉ का सहारा लिया। चलिए कुछ और इसके इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं, कंडक्टर की और क्या क्या प्रॉपर्टी, कंडक्टेंस की और क्या प्रॉपर्टी होगी। आइए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। इन मेटालिक कंडक्शन, इन मेटालिक कंडक्टेंस, मेटालिक कंडक्शन में क्या होता है, इन मेटालिक कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट किसके कारण, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट जो बनता है वो किसके कारण, तो कहता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे कहता है इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट constitute due to flow of ions, that is cation and anion। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, इन मेटालिक कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू मेटल, then metal does not decompose। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है मेटल से तो कहता है मेटल जो है वो डिकम्पोज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आयंस हैं तो आयंस जो हमारे जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। आइए देखते हैं, इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू electrolytic solution, then ions will be decomposed, that is ये टूट जाते हैं किस में, आयंस में, यानी केटायन और एनायंस में। कुछ बातें और देखते हैं। आइए फोर्थ पॉइंट इसका देखते हैं। इन मेटालिक कंडक्शन temperature increase then resistance also increase। मेटालिक कंडक्शन में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कहता है रेसिस्टेंस जो होता है वो भी बढ़ जाता है, यानी कंडक्टेंस घट जाता है। कैसे,
आइए, एक मेटल का हमने वायर लिया, इस मेटल के वायर में अगर मेटल है तो एटम होंगे और उसके इलेक्ट्रॉन, तो हमने माना कि ये आयरन है Fe आयरन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें लॉस किया होगा। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो कहता है कि एटम यानी कर्नल वाला पार्ट जो होता है मेटल का, ये वाइब्रेट करता है, और जब ये वाइब्रेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का जो डायरेक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण इसका कंडक्टिविटी स्लो हो जाती है। तो कहते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी मेटल को हीट करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाती है। बट यहाँ सॉल्यूशन में क्या होता है, मान लीजिए ये सेल है, इस सेल में हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कहता है कि इसमें जब हम टेम्परेचर देते हैं तो केटायन और एनायन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, टूट जाता है, और अट्रैक्शन कम हो जाता है, वीक हो जाता है, तो जिसके कारण आयंस फ्री हो जाते हैं और ये कंडक्टिविटी को अच्छे से शो कर पाते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन टेम्परेचर इंक्रीज, कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये कुछ इसमें डेफिनेशंस के तौर पर कुछ हमने इनमें डिफरेंस देखे। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम। आइए अब देखने जा रहे हैं हम रेजिस्टेंस R एंड कंडक्टेंस G। रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। आइए, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में आपने अभी देखा कि R इज इक्वल टू 1/G और G इज इक्वल टू 1/R। ये 2 बातें हमने अभी देखी। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स निकलते हैं हमारे पास। एक तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। एक तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे होते हैं। दूसरा, वन नोन बोथ नोन। अगर एक के बारे में पता चल जाए तो दूसरा आसानी से हम निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस G both are obtained by Ohm's law। Ohm's law, ये दोनों Ohm's law से मिलते हैं। थर्ड पॉइंट, यूनिट SI यूनिट ऑफ R रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस किसके द्वारा दिया गया, ओम साहब के द्वारा। इसे हमने कहा ओम। या इसका साइन दिखा दीजिए कैसे, तो ये रहा ओम। दूसरा कि SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस G वो क्या होगा, तो आपने कहा रेसिस्टेंस का इन्वर्स होता है, तो इसका इन्वर्स यानी ओम इन्वर्स, या इसी को ओम का उल्टा लिख देते हैं, तो उल्टा लिख दीजिए, उल्टा लिखने पे बन जाता है महो। या फिर ओम का साइन ये था, इसी का रिवर्स कर दीजिए कुछ ऐसा, या फिर ओम इन्वर्स करना है तो ओम को इन्वर्स कर दीजिए कुछ ऐसा। ठीक है, ये हमने देखा। अच्छा, और आपने ये भी कहा कि सर R इज इक्वल टू, आपने निकाला ओम्स लॉ से कि V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, तो V अपॉन I होता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस का एक और यूनिट आ गया, V अपॉन I। V यानी वोल्ट और I यानी करंट, जिसको एम्पियर में मापेंगे, तो रेजिस्टेंस का एक और यूनिट हो जाएगा कि वोल्ट पर एम्पियर। तो इसी तरह कंडक्टेंस तो इसका रिवर्स होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर का रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा एम्पियर पर वोल्ट। ठीक है, इस तरह से इनके हमने यूनिट्स भी देखे। चलिए अब बात करते हैं
रेसिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की। आइए, अभी तक रेसिस्टेंस कंडक्टेंस जो हमने देखा वो फिजिक्स के व्यू से देखा। अब हम केमिस्ट्री के व्यू से देखते हैं कि किसी सॉल्यूशन में रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो हम कहेंगे रेसिस्टेंस इन सॉल्यूशन। आइए रेसिस्टेंस का पता करते हैं सॉल्यूशन में। तो हमने एक सॉल्यूशन लिया, इसमें हमने क्या किया, दो मेटल के रॉड को डिप्ट कर दिया है और इन दोनों को हमने जोड़ दिया है एक बैटरी के टर्मिनल से, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम क्या करें, हमने एक सॉल्यूशन ले लिया है। कैसा सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो आयंस में डिसोसिएट होगा। अब क्या होगा, यहाँ से हमने वोल्ट अप्लाई किया, करंट का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ, यहाँ से होगा इस तरफ से, आई करंट किस तरफ से, इस तरफ फॉलो करेगा आई। चलिए आइए देखिए अब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन किस पर होता है, तो आपने पढ़ा कैथोड पे। ये हमारा क्या बना है, ये हमने कैथोड बनाया और ये बनाया एनोड। अब क्या होगा कि जैसे अपने इसमें करंट वोल्ट अप्लाई किया तो देखो क्या होता है कि यहाँ पर आयंस है, तो कहता है कि रेजिस्टेंस जो होता है आर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी कैसे, हमने इन दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने मान लिया कितना, तो एल लेंथ, और इसका जो एरिया है ये सरफेस एरिया, इसको हमने माना ए। अब कहता है कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल लेंथ के, यानी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आयंस है, तो कहता है कि जितना ज़्यादा इन दोनों, इसमें आयंस है, इन मेटल के बीच के इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, आयंस को उतना ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, उसकी तरफ जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, चार्ज यहाँ पर 2 है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आयंस को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी रेसिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। इसलिए हमने कह दिया कि रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर ये नज़दीक होंगे तो आसानी से आयंस मूव कर जाएंगे, तो रेसिस्टेंस कम लगेगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के, दूसरा इस इक्वेशन फर्स्ट, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के। कैसे, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपने करंट फ्लो कराया तो आयंस मूवमेंट करेगा। अगर यहाँ पर सरफेस एरिया इसका, यानी अगर कम हुआ, एरिया कम होगा, तो आयंस जाएंगे उसकी तरफ, अट्रैक्ट होंगे, तो आपस में धक्का मुक्की करेंगे, यानी रेसिस्टेंस पैदा करेंगे। वही अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो आयन आसानी से अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, तो कह दिया कि जो रेसिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। अगर एरिया कम हुआ तो रेसिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, और एरिया ज़्यादा हुआ तो रेसिस्टेंस कम लगेगा, आसानी से मूव कर जाएगा। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, देखिए दोनों से क्या पता लगता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए, और यहाँ से आर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी टर्म को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ हमने इस्तेमाल किया रो इंटू एल बाई ए। आर इज इक्वल टू क्या है, तो रो इंटू एल बाई ए। अब बातें यहाँ पे करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। एल क्या है, एल ये कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है। ए क्या है, तो ये है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड का एरिया है। एव रो क्या है, रो इसका हमने नाम दिया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। और आर आपका क्या है, तो सॉल्यूशन में जो रेजिस्टेंस है वो है। इस तरीके से आर के बीच सॉल्यूशन के अंदर रेजिस्टेंस इस तरह से काम करता है। इकट्ठे हम L बाई ए को क्या कहते हैं, L बाई ए इज ऑल्सो कॉल्ड सेल कांस्टेंट।
L by A is called cell constant and it denoted by G star. G स्टार से भी हम सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और L बाई ए क्या है, तो पूरा सेल कांस्टेंट है हमारा. चलिए इस तरह से एक नया टर्म आया हमारे पास यहाँ पर, क्या, तो ये रो. तो अब बात करते हैं कि ये रो क्या होगा. आइए बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, और इसको हम दिखा रहे हैं किससे, तो रो से. चलिए ये क्या है भाई, तो आप कहेंगे कि वी नो दैट, अभी हमने क्या देखा, तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए देखा. ठीक है, ये देखा. अभी आप कहेंगे कि सर ये रो क्या है, तो आपने कहा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे सर, तो रो का वैल्यू निकालिए. तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू, रो को यहीं छोड़ते हैं, ये इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R इंटू ए अपॉन एल. अब देखिए क्या कहते हैं, अब आपको कह दिया जाए इसमें कि इफ ये है एरिया, अगर एरिया और उस जो तुमने अपने जो सेल लिया है उस सेल में जो इलेक्ट्रोड है उसका एरिया अगर यूनिट ले ले, 1 ले ले, ए इज इक्वल टू 1, एरिया जिसे आप कह रहे हैं एरिया 1 ले लेते हैं, मीटर सेंटीमीटर की बाद में बात करेंगे, अभी हम यूनिट ले रहे हैं. ए और लेंथ जो है लेंथ एल, इसको भी आप कितना मान ले, 1 मान ले, तो दोनों का वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आर. तो अब डेफिनेशन बनाते हैं क्या, कि जब किसी सेल में उन इलेक्ट्रोडों का एरिया 1 ले ले और उनके बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट रख देते हैं, या यूनिट लेंथ या और यूनिट एरिया रख देते हैं, तो वहां पर जो रेसिस्टेंस बनेगा वो रेसिस्टेंस क्या कहलाएगा, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के लिए कंडीशन है कि जो तुम्हारा सेल है उस सेल में जो इलेक्ट्रोड है उनका एरिया 1 होना चाहिए और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी जो है वो भी क्या मान के चले, तो 1, यानी यूनिट साइड लेंथ और एरिया ले ले, तो वहां पर जो रेसिस्टेंस पैदा होगा वो रेसिस्टेंस क्या कहलाएगा, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. तो आइए डेफिनेशन क्या बन जाएगा, the resistance of cubic material, the resistance of cubic material having unit side length and area, then obtained resistance is called specific resistance. स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, अगर जो रेसिस्टेंस प्राप्त हो रहा है एक क्यूबिक मटेरियल का जिसमें साइड लेंथ 1 एरिया 1, तो वहां पर जो रेसिस्टेंस बनेगा वो कहलाएगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. और वह यहाँ देख रहे हैं हम कि अगर ए किसी सेल का है ना, कि किसी क्यूबिक सेल का, उसमें हमने लेंथ को 1 रख दिया और एरिया को भी 1 रख दिया, तो रेसिस्टेंस जो बनेगा वो रेसिस्टेंस किसके इक्वल होगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी रो इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 यूनिट, एक ऐसा यूनिट हमारे पास और एक CGS में. तो देखिए अभी आपने कहा कि रो इज इक्वल टू, ये रहा रो इज इक्वल टू R इंटू एल बाई ए, तो जरा हम निकालते हैं यूनिट, R इज इक्वल टू ये रहा. देखिए अगर ऐसा यूनिट में बात करते हैं तो रेसिस्टेंस का यूनिट तो होता है ओम, इंटू एरिया है तो मीटर स्क्वायर, नीचे लेंथ है तो मीटर रख दिया, मीटर से ये मीटर खत्म हो गया, यूनिट आ जाएगा क्या, तो ओम इंटू मीटर, या इसी को ओम का साइन दिखा दिया, ओम इंटू मीटर. CGS में क्या होगा, तो ओम इंटू मीटर के बदले क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, या फिर ओम इंटू सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमने देखा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. आइए नेक्स्ट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस
और कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम दिखा रहे हैं किससे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को सिग्मा से फिजिक्स में दिखाते हैं और केमिस्ट्री में दिखाते हैं के यानी कप्पा से। तो आइए स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल सिग्मा, ये होता क्या है? इट इज द रिवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये क्या है? तो ये क्या है? तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का इन्वर्स होता है, दैट इज सिग्मा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये क्या होता है? इन्वर्स ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसके इक्वल होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं क्या? बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर एक के बारे में पता हो तो दूसरा इजीली निकाला जा सकता है। तो कह सकते हैं कि वन नोन बोथ नोन। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सिग्मा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, केमिस्ट्री में इसको के से दिखाया जाता है, कप्पा से, लेकिन मैं फिजिक्स के व्यू से चलता हूं ताकि दोनों जगह आपकी हेल्प हो जाएगी। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, और आप कह रहे हैं कि सर ρ इज इक्वल टू क्या होता है? तो R इज इक्वल टू ρ इंटू L/A। तो ρ इज इक्वल टू हमने पढ़ा था क्या? तो R इंटू A/L। तो अगर इस रो का इस्तेमाल यहाँ करके हम इस यूनिट को रख दें, यानी R इंटू A अपॉन में आता है L, और L चला जाएगा ऊपर, तो बनेगा सिग्मा इज इक्वल टू L इंटू ये रहा L/R इंटू A। ये हमने कह सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। अच्छा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो बनता है यूनिट, ये हम इसको कंडक्टेंस के फॉर्म में तोड़ते हैं क्योंकि हमें इसका डेफिनेशन में निकालना होगा। तो हम कंडक्टेंस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/R अभी आपने कहा कि R इज इक्वल टू 1/G और G इज इक्वल टू 1/R होता है। तो यहाँ से 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो G, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू G इंटू L/A। अब आइए इसका डेफिनेशन बनाते हैं। अगर किसी क्यूबिक मटेरियल आपने जो लिया है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, तो उनमें जो इलेक्ट्रोड है उनका लेंथ अगर 1 रख दे, एरिया भी कितना रख दे? तो 1 रख दे, तो वहां पर जो कंडक्टेंस मिलेगा वो क्या कहलाएगा? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। नाम से स्पष्ट है, स्पेसिफिक का मतलब कुछ खास का मतलब कि उस सेल में जो इलेक्ट्रोड का लेंथ है वो 1 और एरिया भी कितना होगा? 1। तो 1 यूनिट लेंथ रखने से जो कंडक्टेंस मिलेगा वो कंडक्टेंस कहलाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे हम इसकी? डेफिनेशन, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ cubic material having unit side length and area is called a specific conductance। रख दीजिए, इन दोनों का वैल्यू 1 रखेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? यानी कंडक्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आइए इसके यूनिट बनाते हैं हम फटाफट से। यूनिट, आइए यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट ऑफ सिग्मा यानी कंडक्टेंस, 2 यूनिट, एक हमारे पास SI और एक CGS यूनिट बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू G इंटू L/A। अगर SI यूनिट बनाते हैं तो इस लेंथ को हमने रखा किस में? मीटर में। नीचे एरिया है तो मीटर स्क्वायर, और G कंडक्टेंस तो आपको पता है R इज इक्वल टू 1/G। तो R का यूनिट है अगर ओम, तो कंडक्टेंस इसका इनवर्स, यानी ये हो जाएगा ओम इनवर्स। तो यहाँ हो जाएगा ओम इनवर्स, और मीटर से मीटर खत्म, मीटर ऊपर जाएगा तो ये भी इनवर्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऐसा यूनिट क्या होगा कि ओम इनवर्स इंटू
मीटर इनवर्स, पहला चीज। दूसरा ओम का साइन कैसा होता है, ये रहा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तीसरा चीज ओम का इनवर्स है तो ओम को हम ऐसे दिखाते हैं तो इसको उल्टा बना देते हैं ओम, ये रहा ओम इंटू मीटर इनवर्स। अच्छा और बातें और देखिए यहाँ ओम का इनवर्स है तो ये रहा ओम, इसका इनवर्स, तो इनवर्स उल्टा पढ़ेंगे तो बन जाएगा महो इंटू मीटर इनवर्स, ये भी कह सकते हैं हम। आइए सीजीएस में बनाइए तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। सेंटीमीटर रख देंगे सिर्फ यहाँ पर वैल्यू, मीटर के बदले सेंटीमीटर, तो ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स पहला। दूसरा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तीसरा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चौथा ओम इनवर्स का उल्टा महो सेंटीमीटर इनवर्स। ये सारे इसके यूनिट्स। तो चलिए इस तरीके से कंडक्टर का रिलेटेड जो चीजें थी वो होती है खत्म। एक लेक्चर और बचेगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डी एंड एफ ब्लॉक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।